प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रकाशिकी की। प्रकाशिकी में क्या क्या है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है किरण प्रकाशिकी। मतलब रे ऑप्टिक्स। दूसरा भाग है हमारे पास तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी में यह माना जाता है कि प्रकाश क्या होता है, एक किरण के रूप में चलता है। किरण के रूप में चलता है। तरंग प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है जो कि इस तरीके से चलता है, मतलब अनप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। किरण प्रकाशिकी में हमें किस किस का अध्ययन करना है, ये देखिए। तरंग प्रकाशिकी में हमें किस किस का अध्ययन करना है। किरण प्रकाशिकी में जो हमें अध्ययन करना है वो करना है प्रकाश के परावर्तन का। परावर्तन तथा इसमें अध्ययन करना है हमें प्रकाश के अपवर्तन का, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो ये अध्ययन करने हैं हमें इसमें। अच्छा, और तरंग प्रकाश की अध्ययन क्या करना है, व्यतिकरण का। प्रकाश का व्यतिकरण, और इसमें अध्ययन करना है प्रकाश के विवर्तन का। और इसमें हमें अध्ययन करना है प्रकाश के ध्रुवण का। तो प्रकाश की के कितने पार्ट है, प्रकाश की के दो भाग है। एक कौन सा भाग है, पहला भाग है हमारे पास किरण प्रकाश की, जिसमें हमें किसका अध्ययन करना है, प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करना है, प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना है। और इधर तरंग प्रकाश की में किसका अध्ययन करना होता है हमें, एक तो प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन करना होता है, दूसरा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करना होता है, तीसरा प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन करना होता है। अब बात आती है प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे क्या होती है कि दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराती है और फिर टकराने के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिएगा इसमें परावर्तन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक हमने पृष्ठ लिया,
और इसके लिए हमें क्या करना, अगर टकरा के वापस जाएगी तो क्या लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा। दर्पण के लिए इसमें क्या होती है, पॉलिश कर दी जाती है। ये पॉलिश कर दी। तो परिभाषा क्या थी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराती है और टकराने के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो जो आने वाली किरण होती है वो आपकी कहलाती है आपतित किरण या आपाती किरण। मैं मान रहा हूं कि ये एक किरण आई है, इस माध्यम से टकरा गई, माध्यम की इसमें से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या होगी, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। वापस लौटेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, इसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अविलंब होता है ये, तो समझिएगा आप इसको। ये कौन सी किरण कहलाएगी, जो किरण आके टकराती है वो आपकी कहलाती है आपाती किरण या फिर आपतित किरण। आपतित किरण। और टकरा के जो वापस जाती है उसी माध्यम में, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है परावर्तित किरण। और ये आपका कहलाता है अविलंब। क्या कहलाता है, अविलंब। और जो ये वाला एंगल है आपतित किरण और अविलंब के बीच, ये कहलाता है आपतन कोण, और ये कहलाता है परावर्तन कोण। इसको मैं एक्स एक्स डैश मान लेता हूं, ये हमारे पास एन रहता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होता है कि इसमें एक दर्पण होता है, दर्पण में एक क्या होता है, उसका एक पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तक होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, उसमें पॉलिश होती है। जब कोई क्या होती है, आपतित किरण आती है, जो किरण आती है वो कौन सी किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है या फिर आपाती किरण कहलाती है। जैसे ये किरण आई, कहाँ, बिंदु एन से टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। जो किरण वापस लौट के जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है परावर्तित किरण। और जो किरण आती है वो क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। ये हमारे पास अविलंब है। जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण की परिभाषा ये होती है आपतित किरण और अविलंब के बीच, आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, हमारे पास आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार इधर क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण की कंडीशन हमारे पास ये है कि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है, आपतन कोण हमारे पास है आई। परावर्तन कोण कितना है, परावर्तन कोण हमारे पास कितना है, आर है। अब देखिएगा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में क्या होता है, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में है। तथा दूसरा नियम हमारे पास क्या है, दूसरा नियम हमारे पास है जो आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इट मीन्स हमारे पास क्या रहेगा, कोण आई इज इक्वल टू कितना रहेगा, कोण आर के रहेगा। तो सीधी सी बात है, परावर्तन के कितने नियम रहे हमारे पास, दो नियम रहे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारे पास आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की। देखिएगा इसी कि ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण इसमें क्या होगी, तो साइड पर पॉलिश की जाएगी। ये इस तरफ हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी।
तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने की स्थिति क्या होती है? सपोज करो आप इस दर्पण से आर दूरी पर खड़े हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितनी दूरी पे बनता आपको नजर आएगा? वो आर दूरी पे ही बनता नजर आएगा। डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम रहेगी, जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी क्या होगी? इधर होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर आप किसी समतल दर्पण की ओर भागते हुए नजर आते हो, तो आपको ये नजर आएगा जो आपका प्रतिबिंब है वो आपसे दुगनी गति पर भाग रहा, आपकी तरफ आ रहा है। उसका कारण क्या है कि इधर से भी आप भी जा रहे हो, वो इधर से भी आ रहा है, मतलब इधर वाला इधर भी वाली वेलोसिटी, मतलब इधर वाला वेग और इधर वाला वेग दोनों आपको जुड़ के नजर आते होंगे। तो कहने का आशय ये, अगर आप किसी भी समतल दर्पण की तरफ जिस चाल से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपको अपनी तरफ दोगुनी चाल से आता हुआ नजर आता है। तो ये रहा हमारे पास समतल दर्पण। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, समझिएगा पहले। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जैसे ये। इस तरफ वाला एरिया काट दिया गया है, और इसमें एक क्या होता है गोली दर्पण में, दर्पण में एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। तो हमने क्या किया, इसकी इस तरफ पॉलिश। और दूसरा तल हमारे पास कैसा होता है? दूसरा तल हमारे पास होता है परावर्तक तल, जिसमें परावर्तन क्या होता है कि दबे हुए तल से होता है, वो हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण रहा? अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होगा? चलो उसको भी देख लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो भीतरी तल से होता है, और जो उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो बाहर उभरे हुए तल से होता है। अच्छा, अब इसमें बात आती है इसका वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब ये गोली दर्पण है, यहां से लेके यहां तक इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही तो है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप समझिएगा, जैसे सपोज दैट इस पूरे खोखले गोले का जो केंद्र है हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र कहलाएगा तो कंडीशन हमारे पास तो ये हमारे पास क्या रहा है इसका? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा ये? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम लिखते हैं सी से। किसे लिखते हैं? सी से। अब बात आती है ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या है? परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं?
दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अब आती है वक्रता त्रिज्या की बात। एक तो परिभाषा ये होती है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से उसके ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, वक्रता त्रिज्या होगी। अब बात इसमें आती है फोकस की। फोकस क्या होता है? फोकस होता क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है, जैसे ये हमारे पास इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फोकस कहलाएगा। अब इसके बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हमारे पास क्या होता है? ध्रुव होता है। यही कंडीशन इस तरफ होती है। तो आप समझ जाइए सारी परिभाषाएं। पहला हमारे पास क्या था? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये रहा आपके पास वक्रता केंद्र। अब बात आती है ध्रुव की। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यहां से लेके यहां तक क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो आप ध्रुव समझ गए होंगे, ध्रुव क्या होता है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, या तो हम ये कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोली का कटा हुआ भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात आती है फोकस की। फोकस दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु, दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये सब परिभाषाएं आप समझ गए होंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, और हमारे पास मुख्य अक्ष क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है वो किस कंडीशंस में, चलो देखते हैं इसको। चलो अब देखते हैं दूरियां नापने के लिए चिन्ह। किस तरफ की दूरी कैसी होती है, उधर देखिएगा कि किस तरफ दूरी हमारे पास पॉजिटिव नापी जाएगी, किस तरफ कैसी नापी जाएगी, नेगेटिव नापी जाएगी। ये सिर्फ कैलकुलेशंस में उपयोग किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स में उपयोग किया जाएगा। तो दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी, जैसे कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। तो इसमें जो परावर्तन कहाँ से होता है? परावर्तन भीतरी तल से होता है, मतलब दबे हुए तल से होता है। बाहर की तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। बाहर तरफ क्या होती है? हमारे पास पॉलिश होती है। और ये हमारे पास क्या है? दर्पण का ध्रुव है। और ये रेखा हमारे पास क्या रहेगी? मुख्य अक्ष रहेगी। बढ़ा देते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि दूरियां होती है ना, वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है और मुख्य अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत नापी जाती है। अगर जो दूरी आपतित किरण की दिशा में है, आपतित किरण इस तरफ से जाएगी, जब आपतित किरण इस तरफ से जाएगी, इसकी दिशा कौन सी होगी? इस तरफ होगी। तो दर्पण के ध्रुव के इस तरफ वाली दूरियां कैसी नापी जाएंगी? पॉजिटिव नापी जाएंगी। इस तरफ वाली दूरियां कैसी होगी?
धनात्मक होंगी। आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां हमारे पास कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष। अगर हम इधर सपोज दैट कोई वस्तु रखी हुई है तो दूरी कहाँ से नापी जाएगी? ध्रुव से नापी जाएगी। किरण किस तरफ जा रही है? किरण इस तरफ जा रही है। तो अब जब हम इस तरफ जाएंगे तो दूरी दूरी कैसी हो जाएगी? दूरी हमारे पास निगेटिव होगी। निगेटिव होने का कारण क्या रहेगा? क्योंकि हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इधर वाली दूरियां हमारे पास कैसी रहेंगी? निगेटिव रहेंगी। इस तरफ वाली निगेटिव रहेंगी और इस तरफ वाली दूरियां कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। तो कहने का आशय ये है कि दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर तथा लंबवत नापी जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर की बात आती है तो आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां कैसी होती हैं? आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी की दूरियां हमारे पास कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अच्छा, अगर कोई वस्तु इस तरफ ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ नाभि की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। और अगर उसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो इस तरफ नाभि की दूरियां हमारे पास कैसी होंगी? ऋणात्मक। तो आप समझ गए होंगे ऊपर की तरफ नाभि की दूरियां हमारे पास कैसी रहती हैं? धनात्मक रहती हैं। नीचे की तरफ नाभि की दूरियां हमारे पास कैसी रहती हैं? ऋणात्मक रहती हैं। कंडीशन आप यूं मान लीजिएगा, जैसे हमारे पास ये कंडीशन है तो इस तरफ नाभि की दूरी कैसे रहेगी? हमारे पास धनात्मक रहेगी। ऊपर की तरफ नाभि की दूरी कैसी रहेगी? हमारे पास धनात्मक रहेगी। इस तरफ नापी की दूरी हमारे पास कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। इस तरफ नापी की दूरी हमारे पास कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। इन सब का उपयोग कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा। तो समझ गए आप जो दूरियां होती हैं कहाँ से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर में क्या होता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी की दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी की दूरियां हमारे पास कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कैलकुलेशंस में, मतलब न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करने के लिए हम चिन्ह किस तरह यूज करेंगे, आप समझ गए होंगे। चलो अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब किस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। ये सारी चीजें हमारे पास पहले अवतल दर्पण के लिए, फिर हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। सबसे पहला नियम देखिए अवतल दर्पण के लिए। पहले में बनाते हैं अवतल दर्पण। जैसे कि हमारे पास ये है एक अवतल दर्पण। ये क्या होगा? इसका ध्रुव होगा और ये हमारे पास क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ये हमारे पास ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये मैंने मान लिया वक्रता केंद्र, ध्रुव, और ये रहा आपका फोकस एफ। तो इसका पहला गुण क्या होता है कि यदि कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण से टकराती है, मतलब अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, तो पता क्या होती है? तो वो फोकस से होकर गुजर के जाएगी। तो फोकस से होकर गुजरने की कंडीशन हमारे पास क्या होती है? मान लेता हूं ये हमारे पास एक किरण आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये इसका प्रथम नियम है। तो ये हमारे पास क्या रही? ये हमारे पास आपतित किरण रही और ये हमारे पास क्या रही? परावर्तित किरण रही। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर चली जाती है। अगर इसका इसका विपरीत देखें, दूसरी कंडीशन देखिएगा, हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये हमारे पास क्या है? ध्रुव है, और ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सी। अब कंडीशन क्या है कि अगर कोई
आपतित किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन की पश्चात क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देखिएगा जैसे ये किरण है हमारे पास, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, और जैसे ही फोकस से होके जाती है परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये हमारे पास किरण कौन सी रही, आपतित किरण रही, और ये हमारे पास कौन सी किरण रही, परावर्तित किरण रही। तो नियम नंबर 1 समझ गए होंगे आप, नियम नंबर 2 समझ गए होंगे। एक में हमारे पास क्या होता है, जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरे नियम में क्या है, जब कोई आपतित किरण फोकस से होकर परावर्तित होती है तो क्या होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आप देखिएगा नियम नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। तीसरा नियम आपका ये कहता है, जब कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होके अवतल दर्पण पर परावर्तित होती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब उसी मार्ग से वापस लौटने की क्रिया क्या है, उसी मार्ग से वापस क्यों लौटती है, इसको आप समझिएगा। अभी आपको बताया गया था परावर्तन, परावर्तन में बताया गया था कि ये कंडीशन होती है परावर्तन की, आप समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक अविलंब होता है, अविलंब की कंडीशन हमारे पास यूं होती है, यूं अविलंब। आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण होता है वो कौन सा होता है, परावर्तन कोण होता है। आपने पढ़ा है कि ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने होगा, 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब जो आपतित किरण आएगी वो कहाँ आएगी, इसी पे तो आएगी, इसी पे तो आएगी। जे और अविलंब तो एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। जब कोण 0 रहेगा तो आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। जब कोण 0 रहेगा तो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण कितना रहेगा, 0 रहेगा। बस यही कारण है कि जो प्रकाश की किरण आती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये रहा हमारे पास नियम नंबर 3। 4 जैसे कि हमारे पास अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण ये है, और ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, और ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है। नियम नंबर 4 कहता है, जब कोई आपतित किरण ध्रुव पे टकराती है तो जिस कोण पे टकराती है उसी कोण पे वापस लौट जाती है। बस इसमें ये है, तो जैसे ये किरण आई हमारे पास, जिस कोण पे टकराएगी उसी कोण पे वापस लौट जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब कोई आपतित किरण क्या होती है, ध्रुव से टकराती है, ध्रुव पे टकराने के बाद उसी कोण पे परावर्तित हो जाती है। तो कहने का आशय ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो आप चारों नियम समझ गए होंगे। पहला नियम क्या कहता है, जब कोई आपतित किरण अवतल दर्पण कितने क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी क्या होती है, जब कोई आपतित किरण फोकस से होकर अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम आपको कहता है, जब कोई आपतित किरण प्रकाशिक वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चौथे नियम में क्या कहते हैं, जब कोई आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है
उसी कोण पर वापस लौट जाती है, तो एंगल ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा परावर्तन के पश्चात, जे कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कहते हैं उत्तल दर्पण की पहला बनाइए पहले उत्तल दर्पण। जी हाँ, हमारे पास उत्तल दर्पण। जी क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा, वक्रता केंद्र रहेगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो देखिएगा इसमें पहला नियम में क्या है कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसके समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मान लेता हूं ये किरण हमारे पास क्या आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराती है, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये पता क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होने का मतलब ये कंडीशन रहेगी आपके सामने यूं निकल जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम आपका क्या रहा कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास ध्रुव रहा, वक्रता केंद्र रहा, और ये हमारे पास रहा फोकस। इसका विपरीत रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जब कोई आपतित किरण फोकस की ओर जा रही होती है, किस तरफ जा रही होती है, फोकस की ओर जा रही होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर यूं हो जाएगी। अगर ये फोकस की ओर जा रही है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या रहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किस तरफ जा रही होती है, फोकस की ओर जा रही होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण के लिए दूसरा नियम। जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, फोकस की ओर जा रही होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तीसरा नियम। कंडीशन वही है इसमें भी, ये हमारे पास P रहेगा, C रहेगा, वक्रता केंद्र है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई आपतित किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो उसी मार्ग में वापस लौट आने की कंडीशन हमारे सामने क्या रहेगी, ये रहेगी। मान लेता हूँ ये हमारे पास प्रकाश किरण यहाँ तक ये रही, वक्रता केंद्र की ओर जा रही होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये आपतित किरण रही हमारे पास, और ये हमारे पास क्या रही, परावर्तित किरण रही। चौथा नहीं, हमारे पास ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा रहेगा, पी रहेगा, ये हमारे पास सी मान लेता हूँ। तो कंडीशन वही है आपकी पिछली वाली, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, ध्रुव से टकराती है, जिस कोण से टकराती है,
उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो कहने का आशय ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये आपतित किरण रहेगी और ये परावर्तित किरण रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।